नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति ने भारत में जेल मैनुअल की मैपिंग और सुधार तथा कैदियों की संख्या कम करने के उपाय रिपोर्ट जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। एक अध्ययन में वर्षा वनों को रबड़ के बागानों में बदलने पर चिंता व्यक्त की गई। यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली खबर का। राष्ट्रपति ने भारत में जेल मैनुअल की मैपिंग और सुधार तथा कैदियों की संख्या कम करने के उपाय रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट की शोध शाखा सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने तैयार की है। यह रिपोर्ट भारत की जेल प्रणाली की जटिलताओं को उजागर करने का प्रयास करती है। इसमें प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला मुख्य बिंदु है रूढ़िवादिता का, जिसमें जेल मैनुअल्स में आवश्यक सफाई और मैला साफ करने के कार्य को हीन या अपमानजनक माना जाता है। यह श्रम के संबंध में एक पदानुक्रमित दृष्टिकोण को बनाए रखता है। वहीं जमानत अस्वीकृति के बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जमानत आवेदनों की अस्वीकृति दर उच्च है। सत्र न्यायालयों में 32.3% और मजिस्ट्रेट न्यायालयों में 16.2% जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु है धीमी सुनवाई। 2023 में 52% से अधिक ऐसे मामले साक्ष्य चरण में लंबित थे, जहां आरोपी 1 वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याओं को भी इस रिपोर्ट में बताया गया है, जैसे कि जेलों में हाथ से मैला उठाने की प्रथा का जारी रहना, जाति व्यवस्था के आधार पर जेल में कार्यों का विभाजन और खुली जेलों का कम उपयोग। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाति व्यवस्था के आधार पर जेल में कार्यों के विभाजन को सुकन्या शांता मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया है। अब ऐसे में जेल सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह किया जाएगा, इसे समझते हैं। पहला, ई प्रिजन्स। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। ये जेल और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। अगला है मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023। इसमें कैदियों को जेल से छुट्टी देने की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रणाली का उपयोग भी किया जाएगा। इसने अदालतों से जेल तक जमानत आदेशों के पहुंचने में होने वाली देरी को कम किया है। और आखिरी है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS। यह अदालतों, पुलिस और जेलों के बीच एक स्वचालित चैनल बना सकता है और हिरासत के मामलों में होने वाली अनुचित देरी को भी कम कर सकता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। यह निर्णय कठोर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्थापित करता है। साथ ही ये PMLA संबंधी अभियोजन में जवाबदेही का एक स्तर जोड़ता है। चलिए खबर की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय बनाम विभू प्रसाद आचार्य मामले में हुए मुख्य पर्यवेक्षण जानते हैं। पहला है CRPC की सर्वोच्चता। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि PMLA दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 197 के तहत पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को खत्म नहीं करता है। साथ ही यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अनुरूप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संहिता ने 1 जुलाई 2024 से CRPC की जगह ले ली है। अब CRPC की धारा 197 की बात करें तो यह धारा लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए अभियोजन से और मुकदमा चलाए जाने से संरक्षण प्रदान करती है।
और आखिर में अपवाद को समझें तो संरक्षण को अनधिकृत नहीं किया जा सकता है और लोक सेवकों पर सक्षम सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही मुकदमा चलाया जा सकता है। चलिए बेहतर जानकारी के लिए सिविल सेवकों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रावधान भी जानते हैं। इसमें पहला है संविधान के अनुच्छेद 311(1) और 311(2). ये अनुच्छेद सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं। और दूसरा है लोक सेवक जांच अधिनियम 1850। यह सुनिश्चित करता है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लोक प्रशासन के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखा जाए। अंत में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यह अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए निर्मित एक व्यापक कानून है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और वित्तीय आसूचना एकक भारत FIUIND इसके कार्यान्वयन प्राधिकरण है। साथ ही PMLA के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने की एक प्रक्रिया है। PMLA मनी लॉन्ड्रिंग को किसी भी ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जिसमें अपराध से प्राप्त आय को छिपाना, अपराध से प्राप्त आय को अपने पास रखना, अपराध से आय अर्जित करना आदि शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। इसका आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संयुक्त रूप से किया था। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धम्म की भूमिका। इस सम्मेलन में 32 देशों के 160 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। चलिए प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के महत्व को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसमें बौद्ध धम्म के सिद्धांतों एवं भारत और एशिया के बीच गहन अंतर संबंध पर जोर दिया गया। साथ ही इन दोनों के बीच मौजूद पूरक संबंधों को भी दर्शाया गया। इस शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को भी अपनाया गया। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में नैतिक अभिशासन, करुणामयी कार्रवाई और सजगता के साथ सतत विकास के लिए मार्गदर्शन ढांचे के रूप में बौद्ध धम्म की भूमिका की पुनः पुष्टि की गई। इतना ही नहीं, यह शिखर सम्मेलन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप है। इसके तहत एशिया में सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए भारत की कूटनीति में बौद्ध धर्म की भूमिका को भी समझते हैं। ऐतिहासिक वैधता के नजरिए से देखा जाए तो बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के कारण भारत को एशिया में महत्वपूर्ण कूटनीतिक लाभ प्राप्त होता है। वैश्विक बौद्ध आबादी का 97% हिस्सा एशियाई क्षेत्र में निवास करता है। अगली मुख्य भूमिका है धार्मिक विरासत स्थल। बौद्ध पर्यटकों को देश में आमंत्रित करने एवं भारत को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए सीमा पार संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटक सर्किट बोध गया, सारनाथ और नालंदा को विकसित करना। अवशेष कूटनीति। आसियान के साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में बौद्ध धर्म एक मजबूत आधार रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हाल ही में भगवान बुद्ध के अवशेषों को थाईलैंड भेजा गया था। दलाई लामा की उपस्थिति। धर्मशाला में दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती संसद की मेजबानी से बौद्ध परंपराओं के संरक्षक के रूप में भारत की छवि मजबूत हुई है। इसी के साथ खबर के आखिर में दिल्ली घोषणा पत्र में क्या क्या बातें कही गई हैं ये भी जान लेते हैं। बौद्ध धम्म के सिद्धांतों के आधार पर एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, पाली ग्रंथों और बौद्ध दर्शन के संरक्षण एवं अध्ययन पर ध्यान देना, मूल्य आधारित समाज के निर्माण में युवाओं को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करना, आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सा क्षेत्रों में बौद्ध धम्म की प्रासंगिकता का पता लगाना और वैश्विक शांति और समझ के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में बुद्ध की शिक्षाओं को महत्व देने जैसी बातें इसमें शामिल की गई हैं। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट जलवायु अनुकूलन योजना, उसका कार्यान्वयन और वित्त पोषण में प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अडेप्टेशन गैप वास्तव में अनुकूलन योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बीच का एक अंतर है।
यह मुख्यतः जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होता है। यह अंतर संसाधन की कमी और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। साथ ही एडेप्टेशन या अनुकूलन से आशय वास्तविक या अपेक्षित जलवायु परिवर्तन के अनुसार अपनी गतिविधियों को समायोजित करने वाले उपायों से है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में एडेप्टेशन गैप के बारे में बताया गया है। वित्त पोषण के मामले में यह कमी प्रति वर्ष 187 से 359 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। दूसरा है अनुकूलन की दिशा में प्रगति। विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अनुकूलन उपायों में वित्त पोषण 2022 में बढ़कर 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। यह वित्त पोषण ग्लासगो जलवायु संधि की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। इस संधि में विकसित देशों से विकासशील देशों में अनुकूलन उपायों में 2025 तक वित्त पोषण को 2019 के 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम 2 गुना करने का आग्रह किया गया है। अनुकूलन के महत्व को देखें तो महत्वाकांक्षी अनुकूलन उपायों से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक खतरों को आधा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि में प्रतिवर्ष 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश लगभग 78 मिलियन लोगों को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली भूखमरी या चिरकालिक भूखमरी से बचाएगा। अब एडेप्टेशन गैप को दूर करने के लिए की गई सिफारिशें जान लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आगामी कोप 29 में जलवायु वित्त पोषण के लिए एक महत्वाकांक्षी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल अपनाना चाहिए। जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देने वाले उपायों को मजबूत करना चाहिए। नए वित्तीय साधनों की संभावना तलाशनी चाहिए तथा क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। अनुकूलन उपायों के वित्त पोषण की प्रक्रिया में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब एक घटना के बाद कार्रवाई में वित्त पोषण, धीरे धीरे वित्त पोषण और परियोजना आधारित वित्त पोषण की नीति अपनाई जाती है। इसके बदले घटना का अनुमान लगाकर उसे टालने में वित्त पोषण, रणनीतिक और परिवर्तनकारी अनुकूलन में वित्त पोषण आदि को बढ़ावा देना चाहिए। खबर के अंत में जलवायु अनुकूलन के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बात करें वैश्विक पहलों की तो इसमें सबसे पहले है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। इसमें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी है संयुक्त अरब अमीरात का वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए फ्रेमवर्क। इसमें 11 वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य शामिल किए गए हैं। और तीसरी है अनुकूलन निधि। यह क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार विकासशील देशों में अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की एक निधि है। अब भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC। इसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शुरू करने का प्रावधान शामिल है। दूसरी है जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि NAFCC। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अधिक खतरों वाले राज्यों में अनुकूलन कार्रवाई को बढ़ाना और उन्हें वित्त पोषित करना है। इसके अलावा मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स MISHTI, मिष्टी और अमृत धरोहर जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। एक अध्ययन में वर्षा वनों को रबड़ के बागानों में बदलने पर चिंता व्यक्त की गई। इस अध्ययन में वर्षा वनों को रबड़ के बागानों में बदलने से मृदा में घुलित जैविक कार्बन यानी DOC पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार पहले के वर्षा वनों को रबड़ के बागानों में बदलने से वैश्विक कार्बन चक्र प्रभावित हो सकता है और जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो सकती है। रबड़ के बागान मृदा में भंडारित लगभग 50% कार्बन को बाहर निकाल देते हैं। ये कार्बन ग्रीन हाउस गैसों के रूप में वायुमंडल में मिल जाती है। मृदा में भंडारित कार्बन का कम होना चिंताजनक है, क्योंकि मृदा में वैश्विक स्तर पर 1500 पेटाग्राम जैविक कार्बन जमा होता है। ये भंडार वायुमंडल और वनस्पति में जमा संयुक्त कार्बन भंडार से कहीं अधिक है। रबड़ के बागानों ने मृदा में घुलित जैविक कार्बन DOC के स्तर को 150 से 200% तक बढ़ा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृदा में घुलित जैविक कार्बन कुल मृदा जैविक कार्बन का 1% है। मृदा में घुलित जैविक कार्बन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक गतिशील कार्बनिक पदार्थों में से एक है। यह मृदा निर्माण प्रक्रियाओं और वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए ऐसे में खबर को विस्तार से समझने के लिए पहले प्राकृतिक रबड़ यानी हेविया ब्रासिलियंसिस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यह अमेज़न नदी बेसिन की मूल यानी नेटिव प्रजाति है। औपनिवेशिक ब्रिटिश
सरकार ने उष्णकटिबंधीय एशिया और अफ्रीका में इसकी खेती शुरू की थी। रबड़ की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां इस प्रकार हैं। इसकी खेती अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेशों और मृदा प्रकारों में की जाती है। इसकी खेती के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। विश्व में 90% रबड़ उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। थाईलैंड रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके साथ ही भारत प्राकृतिक रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खबर के आखिर में रबड़ बागानों के पर्यावरण पर पड़ने वाले कुछ अन्य प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है जैव विविधता कम होना। किसी क्षेत्र में केवल रबड़ की खेती करने से जैव विविधता का नुकसान होता है और मृदा कमजोर हो जाती है। थाईलैंड के रबड़ बागानों में जैव विविधता में कम से कम 60% की कमी दर्ज की गई है। दूसरा है वनों की कटाई में वृद्धि। पिछले 3 दशकों में दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ बागानों के कारण 4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक उष्णकटिबंधीय वन नष्ट हो गए हैं। तीसरा है जल की कमी होना। रबड़ की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है तथा सतही जल अपवाह और वाटर यील्ड कम होते हैं। वाटर यील्ड किसी फसल मौसम के दौरान उपयोग किए गए जल की मात्रा और उत्पादित फसल की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध है। और चौथा है प्रदूषण का बढ़ना। रबड़ के प्रसंस्करण में जल के अधिक उपयोग से जल और मृदा प्रदूषण बढ़ता है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा आयोजित वैश्विक शिक्षा बैठक में जारी की गई है। इस बैठक की मेजबानी G20 के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील द्वारा फोर्टालेजा में की गई थी। चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला मुख्य बिंदु है परिवर्तन के एजेंट के रूप में लीडर। शिक्षा में नेतृत्व को सामाजिक प्रभाव की एक प्रक्रिया माना जाता है। इसका उद्देश्य एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयासों को अधिकतम करना होता है। आपको बता दें कि शैक्षिक क्षेत्र के एक लीडर के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि अपने उद्देश्य को परिभाषित करना और यह योजना बनाना कि वे परिवर्तन को कैसे प्रभावित करेंगे, और दूसरा समानता, गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा लक्ष्यों के साथ अधिगम संबंधी परिणामों यानी लर्निंग आउटकम्स को संतुलित करना। दूसरा है वित्त पोषण की कमी। 10 में से 4 देश शिक्षा पर GDP का 4% से भी कम खर्च करते हैं। इसके अलावा स्कूल न जाने वाले बच्चों के बारे में भी जिक्र किया गया है। दरअसल वैश्विक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या 251 मिलियन से अधिक है। वहीं 2015 के बाद से इस संख्या में केवल 1% की कमी आई है। आखिरी है शिक्षा तक पहुंच। मध्य और दक्षिणी एशिया के देशों ने शिक्षा तक पहुंच में तीव्र प्रगति की है। हालांकि दुनिया में स्कूल न जाने वाले सबसे अधिक आबादी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में है। चलिए अब रिपोर्ट में की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है नेतृत्व का विकास। प्रधानाध्यापकों को अपने स्कूलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। दूसरी है सिस्टम लीडर। शिक्षा अधिकारियों में सिस्टम लीडर के रूप में सेवा करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रारंभिक कक्षाओं में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों को पढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इस विषय को विज्ञान के छात्रों के अलावा अन्य विषय के विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। अंत में स्कूल लीडरशिप विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। स्कूल के प्रधानाध्यापकों को अपनी नेतृत्व और प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं में भाग लेने की आवश्यकता है। और दूसरी है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल निष्ठा NISHTHA लर्निंग आउटकम्स, स्कूल आधारित मूल्यांकन और विद्यार्थियों पर केंद्रित लर्निंग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे जाम्बिया की, जिसकी राजधानी है लुसाका। हाल ही में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र लुसाका में आयोजित किया गया। यह सत्र दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में तंजानिया,
पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया, पश्चिम में अंगोला तथा उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती हैं। अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। इसकी प्रमुख नदियां जाम्बेजी, काफू, लुआंगवा आदि हैं। जाम्बेजी नदी नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। यह अंततः हिंद महासागर में गिरती हैं। इसकी प्रमुख झीलें बंगवेलू झील, करीबा झील, मवेरू झील, टांगानिका झील आदि हैं। टांगानिका झील बुरुंडी, DR कांगो और तंजानिया के साथ अपने तटों को साझा करती हैं। इसका प्रमुख जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है और इसका सर्वोच्च शिखर माफिंगा हिल्स है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। वैज्ञानिकों ने साइनोबैक्टीरिया के एक नवीन स्ट्रेन यानी उपभेद चौकस की खोज की है। ये नवीन स्ट्रेन जैविक प्रक्रिया आधारित कार्बन पृथक्करण परियोजनाओं और मूल्यवान वस्तुओं के बायो प्रोडक्शन में सहायक हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील के अमेज़न वर्षा वनों में वनों की कटाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31% कम हुई है। ब्राजील के विशाल सवाना में वनों की कटाई में 25.7% की कमी आई है। इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में पहली बार वनों की कटाई में गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पशु कोशिकाओं की सफलतापूर्वक इंजीनियरिंग करके उन्हें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बनाया है। इससे ऐसी कोशिकाओं को बनाने में मदद मिल सकती है जो कम ऑक्सीजन का उपभोग करती हैं और कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के अनुसार भारत का न्यूट्रास्यूटिकल उद्योग विकास करने के लिए तैयार है। न्यूट्रास्यूटिकल टर्म का उपयोग खाद्य स्रोतों से प्राप्त ऐसे किसी भी उत्पाद के लिए किया जाता है जिसमें खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले मूल पोषण वैल्यू के अलावा कुछ अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी लाभ निहित होते हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह योजना इस धारणा पर आधारित है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ष सेवानिवृत्त हुए हों। इजराइल ने PYPIM प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। ये कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की आवश्यकता के बिना सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। लद्दाख में महिलाएं सी बकथॉर्न की खेती में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसे 2023 में GI टैग दिया गया था। लद्दाख में इसे बिना किसी कीटनाशक के पूरी तरह जैविक तरीके से उगाया जाता है। हर साल सितंबर-अक्टूबर में इस फसल की कटाई की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक नए अध्ययन में नए टीके के विकास के लिए 17 रोगजनकों को शीर्ष प्राथमिकता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये क्षेत्रीय रोग भार, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जोखिम आदि के आधार पर स्थानिक रोगजनकों को प्राथमिकता देने का पहला वैश्विक प्रयास है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।